हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये आपके स्टोइशियोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर क्लियर होते हैं तो आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड उसके क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होती है। सब कुछ समझ में आता है कि हो क्या रहा है क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशंस जो हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स देते हैं अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, राइट? क्वालिटेटिव कहने का क्या मतलब है कि ये हमें बताते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कि which elements or compounds are involved in that chemical equation, in that chemical reaction process, right? एंड क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है कि हमें केमिकल इक्वेशंस ये भी बताते हैं कि हाउ मेनी, मतलब कितने, अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट करके पानी बनाया है तो फिर कितना ऑक्सीजन लगा, कितना हाइड्रोजन लगा एंड कितना पानी बना। तो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटेल्स हमें केमिकल इक्वेशन से मिलता है, बेसिकली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलता है, राइट? और ये जो हाउ मेनी है, दिस इज बेसिकली योर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कि जैसे अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, लेट्स से 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इस इक्वेशन में हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? हाइड्रोजन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन के लिए 1 है एंड H2O के लिए भी 2 है, राइट? तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो हमें बताते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने किस रेशियो में कंबाइन किया और पानी कितना बना। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देगा, राइट? तो उसी को हम एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल हाइड्रोजन लगेगा एंड 2 मोल पानी बनेगा। So similarly, in general, x moles हाइड्रोजन है तो x by 2 moles ऑक्सीजन लगेगा एंड x moles ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म होगा। तो इस रेशियो में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके और पानी बनाएंगे, राइट? तो ये हमें कोइफिशिएंट से ही पता चलता है ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और वैसे तो बेसिक लॉ भी हमने देखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, उसमें भी हमें ऐसा बताया था कि फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट ही कंबाइन करेगा विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट। लेट्स से पानी में हमेशा H2 और O2 का क्या है, फिक्स्ड रेशियो रहेगा वेट का। वहां पे हम वेट के टर्म्स में बात कर रहे थे और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर कितना हो रहा है, राइट? तो बेसिकली जो हमारे केमिकल इक्वेशन के कोइफिशिएंट्स होते हैं वो हमें काफी कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स इन अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमेशा जो भी रिलेटिव नंबर रहेगा H2 एंड O2 का, दैट विल बी 2:1। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस के होते हैं, किसी भी गैस का आप ले लो, कोई भी गैस है, अगर उसकी वॉल्यूम हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम लेते हैं, लेट्स से 10 लीटर्स, तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर उस 10 लीटर में कोई भी गैस आप डाल दो, 10 लीटर ऑफ एनी गैस वुड कंटेन a fixed number of atoms or molecules of that gas, right? तो जो stoichiometric coefficients हैं, they also represent the relative number of volumes of each reactant and product under same conditions of temperature and pressure for gaseous equations, right? So let's say for example, nitrogen and hydrogen combine to give ammonia. तो यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, हाइड्रोजन का 3 है एंड अमोनिया का 2 है। सो वी कैन से कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया, राइट? क्योंकि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन में जितना मॉलिक्यूल्स होगा, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में उसका ट्रिपल मॉलिक्यूल्स होगा और हमें चाहिए भी वही, राइट? और 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में उसका डबल मॉलिक्यूल्स होगा जो कि प्रोड्यूस होगा, राइट? सो इन दैट रेशियो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस के केस में वॉल्यूम्स भी बता देते हैं, वॉल्यूम्स का रेशियो, रिलेटिव रेशियो क्या होगा। बट जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट? क्योंकि 1 मोल जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फिक्स्ड वेट नहीं है। और जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेट्स से हमने लिखा कि 3A प्लस 4B gives 2C, तो इसमें हमारे कहने का क्या मतलब होता है? 3 numbers of A will combine with 4 numbers of B to give 2 numbers of C, right? तो
जो कोएफिशिएंट है हमारे वो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये रिलेटिव वेट्स नहीं बता सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी नहीं बता सकते रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। तो इक्विवेलेंट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ऑफ मेजरिंग एन अमाउंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही एक यूनिट है मेजर करने का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय वैलेंसी। तो ये गिवन मास बाय मोलर मास तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। और ये वैलेंसी जो होती है ये मतलब इसकी वजह से ही हमारा जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है किसी भी रिएक्शन में वो सेम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिख रहे हो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वी ऑल नो। मतलब ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन से कनेक्ट कर सकता है। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है एट अ टाइम, 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट करता है, राइट? बट हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ एक होती है, एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इक्विवेलेंट्स जो है वो एक बेनिफिट है ओवर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल यू नीड टू नो द वैलेंसी ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ द कंपाउंड्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी भी लिख सकते हो। और वैलेंसी अगर मैं बोलूँ तो एसिड्स की जो वैलेंसी होती है दैट इज बेसिकली द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी क्या होता है कि कितना H प्लस आयंस कोई एसिड रिलीज कर रहा है व्हेन इट इज गेटिंग आयोनाइज्ड। जैसे कि HCl है तो HCl विल गिव 1H प्लस प्लस Cl माइनस, राइट? तो एक HCl का मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है तो HCl की बेसिसिटी 1 हो जाएगी। देन अगर आपका H2SO4 है तो एक H2SO4 जो है वो 2H प्लस देगा, राइट? सो H2SO4 की बेसिसिटी विल बी 2, so valency of H2SO4 will be 2. In case of bases, valency is equal to the acidity. रिवर्स हो जाएगा कि कितना OH माइनस आयंस रिलीज कर रहे हैं, राइट? NaOH will simply give you Na plus plus OH minus, right? तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। MgOH2 अगर ले लेते हैं तो फिर ये 2OH माइनस आयंस देगा, तो इसकी एसिडिटी जो है 2 हो जाएगी। बट हमेशा एसिडिटी और बेसिसिटी को अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला नहीं देखते। जैसे कि लेट्स से वी हैव H3PO2, तो इसमें ऐसे नहीं है कि आपको ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि ये तीनों हाइड्रोजन निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक P डबल बॉन्ड O, और दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ जो H है लगा हुआ है, देन दो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फॉस्फोरस, राइट? तो वो नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है, यानी अगर H प्लस निकल जाए अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो ऑक्सीजन वो बियर कर सकता है। बट यहाँ पे फॉस्फोरस उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो एक H प्लस को जाने दे बहुत आसानी से। तो इसीलिए स्ट्रक्चर पे भी जो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी डिपेंड करता है, बट इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, या फिर जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने बाकी हैं। बट जनरली जो एसिडिटी और बेसिसिटी है हम ऐसे निकालते हैं कि H प्लस आयंस कितने रिलीज हो रहे हैं, OH माइनस आयंस कितने रिलीज हो रहे हैं, राइट? एसिड्स और बेसिस का तो देख लिया। तो सॉल्ट्स के लिए जो वैलेंसी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। फॉर एग्जाम्पल AlOH3 में हमारा जो कैटायन है दैट इज एल्युमिनियम 3 प्लस बनेगा प्लस 3OH माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो इट्स वैलेंसी विल बी 3। ऐसे भी हम जानते हैं कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो बेसिकली वही होता है कि वैलेंसी क्या है। तो कमिंग बैक, बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे सेम हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वैलेंसी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो हमें कोएफिशिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इक्वेशन बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी हमारा सेम काम कर दे रहा है इन रिवर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 अगर डिकम्पोज होकर 2KCl प्लस 3O2 दे रहा है, तो मोल के टर्म्स में हम क्या लिखते हैं कि 2 मोल KClO3 लगेगा एंड 2 मोल KCl प्रोड्यूस होगा, 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। बट इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम सिंपली ये लिखेंगे कि KClO3 का इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू KCl का इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू O2 का इक्विवेलेंस, राइट? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट्स का। एंड बेसिकली हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यहाँ पर देख रहे थे कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें
वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रिलेटिव रेशियो एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेटिव रेशियो तो बताता है, बट इक्विवेलेंस और वेट का रिलेटिव रेशियो नहीं बताता है, राइट? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एंड ये भी बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे हम मास कंजर्वेशन में क्या बोलते हैं कि मास इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या बोलते हैं कि एटम्स आर आल्सो कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन अनटिल एंड अनलेस वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हम ये कर रहे हैं, तब तक एटम्स तो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, उसमें आपने रिएक्टेंट्स में कार्बन रखा था, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन रहे, मे बी इन एनी अदर फॉर्म, मे बी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हो, बट कार्बन तो कार्बन ही रहेगा, राइट? तो वी कैन राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, राइट? तो अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन लिया था KClO3 डिकम्पोजेस टू गिव KCl प्लस O2, इसमें देखते हैं कि बिना बैलेंस किए हम इसका यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे या रिलेटिव अमाउंट ऑफ KClO3 KCl एंड O2 कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, अगर यहाँ अप्लाई करते हैं, लेट्स से पोटेशियम के लिए किया हमने, K एटम्स के लिए, तो नंबर ऑफ K एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ K एटम्स इन प्रोडक्ट्स, राइट? तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ K एटम्स इन रिएक्टेंट्स, अगर हम नंबर इक्वेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में आपका K एटम सिर्फ KClO3 में, यानी कि नंबर ऑफ KClO3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ KCl मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोडक्ट में आपके KCl में सिर्फ K है, राइट? तो यानी कि आप बोल सकते हो कि 1:1 का रेशियो रहेगा KCl एंड KClO3 का, राइट? अगर ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स, राइट? अब रिएक्टेंट्स में तो ऑक्सीजन जो है वो KClO3 में ही है, तो अगर नंबर इक्वेट कर रहे हैं तो बेसिकली मोल्स भी इक्वेट कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, और प्रोडक्ट्स में O2 में है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2, राइट? एंड नाउ वी नो कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 को आप क्या लिख सकते हो कि जितना मोल KClO3 रहेगा उसका 3 टाइम्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, क्योंकि एक KClO3 में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, राइट? तो 3 मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पे ही प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा रहे थे, राइट? एंड प्रोडक्ट साइड में आप क्या लिख सकते हो कि 2 इंटू मोल्स ऑफ O, क्योंकि एक मोल O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रहे उसका 2 टाइम्स जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम्स रहेगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि मोल्स ऑफ KClO3 बाई मोल्स ऑफ O2 का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 2/3 के रेशियो में, और हमने बैलेंस जब किया था तो भी वही आता था, 2 KClO3 will give 2 KCl plus 3 O2, right? 2:3 के रेशियो में KClO3 और O2 के मोल्स हैं। So this is your principle of atom conservation. One advantage of this principle of atom conservation is that कि जब हम बैलेंस कर रहे थे तो हमें सारे ही देखने पड़ रहे थे कि ये भी बैलेंस हो रहा है, ये भी बैलेंस हो रहा है, सारे सारे जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं सारे बैलेंस होने चाहिए, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बैलेंस करना है। पोटेशियम को किया, पोटेशियम को किया, प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन को कर रहे हैं, क्लोरीन को करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को कर रहे हैं, ऑक्सीजन को करेंगे, तो यहाँ पे हमें बाकी से लेना देना नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। Two minerals that contain copper are CuFeS2 and Cu2s. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि what mass of Cu2s would contain the same mass of copper as in 125 pounds of CuFeS2? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमें क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, एंड what is the method to reach from what is given to what we need to find out, right? तो हमें क्या दिया है कि mass of CuFeS2 दिया है and this is given in pounds। हमें निकालना क्या है, mass of Cu2s निकालना है हमें, एंड और क्या है इंफॉर्मेशन कि जो भी मास, जो भी आंसर हमारा आएगा उसमें जो अमाउंट ऑफ कॉपर है, जो वेट ऑफ कॉपर है
इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर इन CuFeS2। यही बोल रहा है क्वेश्चन, राइट? व्हाट मास ऑफ Cu2S वुड कंटेन द सेम मास ऑफ कॉपर एज इन 125 पाउंड्स ऑफ CuFeS2। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम CuFeS2 से Cu2S तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि लेट सी डी कुछ भी होगा, ए बी कुछ भी होगा, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन सिंपली हम अप्लाई करेंगे, जस्ट अज्यूमिंग कि ये सी और डी में कॉपर नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली इन दोनों के मास को इक्वेट करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आराम से लगा सकते हैं। So we can say कि mass of copper in 125 pounds CuFeS2, और मान लेते हैं Cu2S का x ग्राम है जिसमें कि सेम मास ऑफ कॉपर है, तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉपर इन x ग्राम ऑफ Cu2S, राइट? तो अब सोचते हैं कि मास ऑफ कॉपर CuFeS2 में इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वी नो कि CuFeS2 का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें मास ऑफ कॉपर विल बी 63.5 ग्राम, राइट? इन मोलर मास जो आता है CuFeS2 का 183.5 ग्राम पर मोल आता है। तो 1 मोल यानी कि 183.5 ग्राम ऑफ CuFeS2 में यू विल हैव 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, राइट? तो हमने जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस पढ़ा है वो क्या बोलता है कि आप CuFeS2 कहीं से भी लोगे, उसमें जो कॉपर का वेट रहेगा कंपेयर्ड टू वेट ऑफ आयरन, सल्फर या टोटल कंपाउंड का जो भी वेट रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो हमेशा जो कॉपर का मास एंड CuFeS2 का टोटल मास जो है वो इसी रेशियो में रहेगा। So we can write 63.5 by 183.5 into 125 pounds। यही आपका मास ऑफ कॉपर हो जाएगा इन 125 पाउंड्स CuFeS2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे पहले इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि मास ऑफ कॉपर in 1 mole CuFeS2 by mass of 1 mole CuFeS2 will be equal to mass of copper in 125 pounds CuFeS2 divided by 125 pounds CuFeS2, राइट? तो यहाँ से अगर आपको बेसिकली ये चाहिए था कि मास ऑफ कॉपर इन 125 पाउंड CuFeS2 क्या आएगा, दिस विल बी 63.5, दैट इज मास ऑफ कॉपर इन 1 मोल CuFeS2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CuFeS2 183.5 इनटू 125, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो लाइकवाइज इस साइड के लिए हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ कॉपर इन x ग्राम ऑफ CO2S क्या होगा, 127 grams divided by 159 grams। 159 will be the molar mass of CO2S, right? और into हमने इसको x माना था कि x ग्राम ऑफ CO2S में ही जो मास ऑफ कॉपर है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ कॉपर इन 125 पाउंड्स ऑफ CuFeS2, राइट? तो अब यहाँ से आप x निकाल सकते हो, तो x विल बी इक्वल टू 63.5 इंटू 159 इंटू 125 बाई 127 इंटू 183.5, और ये आपका आंसर जो है ये पाउंड्स में ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी सबने तो हमने ग्राम ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम पर मोल ऐसे किया था, वो ग्राम ग्राम यूनिट सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट? तो दिस विल बी योर आंसर, दैट 54.155 पाउंड्स। अगर आपको आंसर ग्राम्स में लाना है तो आप ग्राम्स में अब कन्वर्ट कर लो। तो ये था एक शॉर्टकट वे, अगर आपको यूनिट समझ में आ रहा है तो वो बनाने का। बट एक लॉन्ग वे ये हो सकता है बनाने का कि पहले आप 125 पाउंड्स को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, देन नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे कि कितना मोल CuFeS2 है, इतने मोल CuFeS2 में कितना मोल कॉपर रहेगा, एंड देन उसके बाद आप ये निकालोगे कि हाउ मेनी दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर विल फॉर्म Cu2S, मतलब बेसिकली हाफ हो जाएगा। तो वहां से आप फिर मास ऑफ CO2S निकालोगे, फिर आपको उसको आंसर पाउंड में लाना होगा तो ग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करोगे। तो दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम मास इक्वेट कर देते हैं तो ये काफी शॉर्टकट में बन जा रहा है और काफी हमें समझ भी आ रहा है। तो इसीलिए यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके आरसी मुखर्जी बुक का ही है। So we will see more questions like this in the next video. Thank you for watching.